हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज में हम बात कर रहे थे वॉइस के बारे में। ठीक है, तो वॉइस के एमसीक्यूज आज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रोहित कैन नॉट ड्राइव द कार। स्टेटमेंट क्या है? रोहित कैन नॉट ड्राइव द कार, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब हमें कहा गया है कि इसके पैसिव के बारे में पता कीजिए। ये चार ऑप्शन से विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट पैसिव वॉइस है इसको आप पहचानिए। देखिए, जब भी इस तरीके का स्टेटमेंट आता है तो मैं आपको एक हिंट देता हूं। ठीक है, इसे अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चन से इजी हो जाएंगे। पहला ये है कि कैन के बाद अगर कहीं पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, कैन के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है और आपको कहा गया है कि पैसिव वॉइस ढूंढिए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ढूंढना है कैन बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी जो बात है कि आगे सब्जेक्ट होता है, पीछे ऑब्जेक्ट होता है, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। ऑब्जेक्ट को आगे लिखते हैं, सब्जेक्ट को बाय के साथ लिखते हैं। यह बात आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या समझना है? अगर कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है कैन बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखते हैं, रोहित कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, हमें ढूंढना है कैन। अब देखिए, यहां कैन है ही नहीं, कुड आ गया है, यहां पर भी कुड आ गया है, यहां पर भी वॉज आ गया है। एक स्टेटमेंट बचता है जहां पर कैन के बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्राइवन। तो यह स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रीमा वॉज कंप्लीटिंग द होमवर्क। रीमा वॉज कंप्लीटिंग द होमवर्क। स्टेटमेंट को पहचानना है कौन से टेंस का है और उसका पैसिव स्ट्रक्चर याद रखना है। अभी जो बात हो रही है वह है वॉज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इट मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है वॉज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हमें क्या ढूंढना है? अब वॉज वर्ब के साथ बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखते हैं, होमवर्क वॉज तो दिया हुआ है लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ये नहीं होगा। होमवर्क हैड बीन, हेड की तो कोई जरूरत ही नहीं है। वॉज बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, यह स्टेटमेंट सही हो सकता है। नेक्स्ट है वॉज के बाद बीन दे दिया है तो यह भी नहीं होगा। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? सी वाला, द होमवर्क वॉज बीइंग कंप्लीटेड बाय रीमा। सर आप इसका हिंदी अर्थ नहीं बता रहे? भैया हिंदी अर्थ भी बताया जा सकता है और सारी चीजें, लेकिन आप उनमें कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। इसलिए जो आपको टू दी पॉइंट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो यह जो हम हिंट बता रहे हैं इसको आप काफी हद तक ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। वॉज वर्ब के साथ अगर आईएनजी फॉर्म दिया है तो आपको क्या ढूंढना है? वॉज वर्ब के साथ बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर यह विकल्प एक से अधिक क्वेश्चन या आंसर उसमें आता है तो फिर हम आगे जाएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट समझते हैं, सेम इट्स पास्ता। सेम इट्स पास्ता। अब देखिए यहां पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वह स्ट्रक्चर दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ रहता है तो पैसिव बनाने की जब भी बात आएगी तो हम क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस, अब देखेंगे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म की जगह पर क्या यूज करना है? तो हमें यूज करना है एम इज आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय के साथ सब्जेक्ट, जैसा कि हर एक स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, तो काम की बात हमारे लिए यह है। ठीक है, कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह हमें क्या ढूंढना है? एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। वॉज यूज किया जा रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, कोई आवश्यकता नहीं है। इज यूज किया जा रहा है, संभावना बन सकती है। इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हमने कहा भी है कि एम इज आर के साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है, यहां पर वो नहीं है। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट जो आएगा इज के साथ बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। बीइंग का यूज नहीं किया जाता इस स्थिति में।
पास्ता हैज की तो बात ही नहीं हो रही है, एक ही करेक्ट स्टेटमेंट बचता है, पास्ता इज ईटन बाय सेम। क्या ध्यान रखना है आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। सर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, जब वर्ब में एस या ईएस को जोड़ा जाता है तो वह कहलाता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म की जगह पर हम यूज करते हैं एम इज आर के साथ थर्ड फॉर्म, और यहां पर एम इज आर के साथ थर्ड फॉर्म केवल एक ही स्टेटमेंट में है, बी में, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट समझते हैं कि कैट्स कैच माइस। कैट्स कैच माइस, सर ये माइस क्या होता है? फ्रेंड्स ये माइस जो होता है ना, माउस मतलब एक चूहा होता है, और एक से अधिक चूहे की जब बात होती है तो वहां पर हम यूज करते हैं माइस। ये हमने पढ़ा था नाउन वाले टॉपिक में, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो रूल्स पढ़े थे उसमें एक टॉपिक आता है कि भाई माउस का प्लूरल क्या होता है, तो माउस का प्लूरल होता है माइस, मतलब माइस यहाँ एक से अधिक चूहों की बात हो रही है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की जगह अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है क्या, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की जगह एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमें ढूंढना है एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म की बात नहीं हम कर रहे हैं, आर के साथ थर्ड फॉर्म की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये बीइंग आ गया है जिसकी बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बात होती है। आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और इज के साथ थर्ड फॉर्म दोनों बात हो रही है। हमने क्या कहा है कि हमें ढूंढना क्या है, एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमें ये चीज ढूंढना है। अब यहां पर देखेंगे कि आर के साथ भी थर्ड फॉर्म है, इज के साथ भी थर्ड फॉर्म, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई, क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि जो ये एम आई सी माइस जो है ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। एम आई सी माइस क्या होता है, प्लूरल होता है। तो प्लूरल जब होता है तो प्लूरल में एक से अधिक प्लूरल की बात हो रही, तो ऐसी स्थिति में हम आर का यूज करेंगे, इज का यूज नहीं करेंगे। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वह सी वाला होगा, ठीक है। तो क्या होगा, माइस आर कॉट बाय कैट्स। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं हम। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट। सही वाले विकल्प को आपको ढूंढना है या समझना है। स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है कि काइंडली डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि काइंडली डू नॉट स्मोक इन अ पब्लिक प्लेस। तो डू नॉट स्मोक यह है इंपेरेटिव सेंटेंस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस, काम लगाने वाले, आदेश देने वाले, निर्देश देने वाले सेंटेंसेस का यूज किया जाता है तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इसका जो पैसिव बनाया जाता है वो दो तरीके से पैसिव बनाया जाता है। एक तो होगा, अच्छा इंपेरेटिव सेंटेंस में हम बात क्या बताते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में या तो हम ऑर्डर देंगे किसी व्यक्ति को, या फिर रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर सुझाव देंगे। तीन विकल्प हमारे पास रहते हैं, या किसी व्यक्ति को ऑर्डर दिया जाएगा, रिक्वेस्ट की जाएगी, या सजेस्ट किया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में स्टेटमेंट को पढ़ना है और हमें यह समझना है कि ये तीन में से कौन सी बात हो रही है। तो ये जो काइंडली वर्ड यूज किया जा रहा है यह इस बात को बता रहा है कि वहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है। क्या की जा रही है? रिक्वेस्ट। तो फिर इसका स्टेटमेंट जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड। अगर रिक्वेस्ट की जा रही तो रिक्वेस्टेड लिखना है, ऑर्डर दिया जा रहा है तो लिखना है ऑर्डर्ड, और अगर सजेशन की बात हो रही है तो ये सजेस्टेड भी लिखा जा सकता है, और शुड से भी यूज हो सकता है। प्लस टू के साथ आपको जो भी स्टेटमेंट है वो उसी तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। काइंडली डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस, तो यहां पर जो होगा यू आर, देखो यू हेड की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने पहली कंडीशन तो क्या देखी है कि यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या सजेस्टेड लिखा जाता है। दूसरी एक और कंडीशन इसमें यूज की जाती है, वह है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यह भी स्ट्रक्चर यूज किया जा सकता है किसमें, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। यहां पर जो बात हो रही है तो लेट का तो है ही नहीं, बचा कौन सा, यू आर रिक्वेस्टेड वाला, यू आर ऑर्डर्ड वाला, यू आर सजेस्टेड वाला। यू हैड बीन गलत है, यू वर भी नहीं यूज किया जा सकता क्योंकि यहां पर पास्ट की बात नहीं हो रही है। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर, वी आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, वी आर रिक्वेस्टेड नहीं होता है, यू आर रिक्वेस्टेड होता है। तो स्टेटमेंट क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक इन अ पब्लिक प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं कि कैन आई सॉल्व दिस सम्स। पहला स्टेटमेंट जो हमारा पहला सेंटेंस था, पहला क्वेश्चन था, उसमें कुछ इस तरीके से आया था कि कैन के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है और पैसिव बनाने की बात आ रही है तो हमें ध्यान रखना है कैन बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कैन बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पर जो बनेगा वह होगा कैन बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ऑल्दो दिस सेंटेंस हैज बीन गिवन इन ए इंटरोगेटिव फॉर्म, सो सेम विल बी अप्लाइड ऑन द पैसिव। ठीक है, तो यहां पर ये विल की बात होती नहीं, शेल की बात हो नहीं रही, वुड की बात हो ही नहीं रही, क्योंकि कैन बी के साथ हमको थर्ड फॉर्म देखना है, कैन बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यह जो स्टेटमेंट होगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत काम की चीज हो सकती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, विल माई अंकल पे माई ट्यूशन फीस, विल माई अंकल पे माई ट्यूशन फीस। तो आप देखिए यहां पर स्टेटमेंट को समझेंगे अपन। बात हो रही है कहीं पर अगर आपको विल चल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, विल चल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, पैसिव बनाने की बात आए, तो आपको ध्यान रखना है विल चल के साथ बी और पैसिव में जैसा कि आप जानते हैं हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो अब हमें यहां पर क्या ढूंढना है, विल चल बी वाला। अब विल चल बी वाला ढूंढना है तो वुड की बात करेंगे नहीं, शुड की बात करेंगे नहीं, कैन की बात करेंगे नहीं, बचता क्या है विल। अब ढूंढना है विल के साथ बी दिया हुआ है, हाँ, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, पे का थर्ड फॉर्म पेड हो जाता है, तो दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। बड़े ही आसान तरीके से हम पैसिव को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके लिए अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए पैसिव बनाना बड़ा ही हल्का या बड़ा ही आसान कार्य हो जाएगा। समझते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट। सही विकल्प को हमें देखना है। क्या स्टेटमेंट है कि दे लाफ्ड एट द जोकर, दे लाफ्ड वे हंसे किस पर, एट द जोकर, जोकर पे। ठीक है, यहां पर जो स्टेटमेंट है यह है सब्जेक्ट और लाफ जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बताया गया है पहले भी कि जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जा रहा है और बात हो रही है पैसिव बनाने की, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि वाज वर्ब के साथ हमें ढूंढना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या ढूंढना है, वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब में आ रहा है हैज, आवश्यकता नहीं है, हेड आवश्यकता नहीं है, वाज और वाज दोनों सही है। लेकिन अब हमें क्या ढूंढना है, वाज वर्ब अगर मिल गया है तो नेक्स्ट क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप देखिए वाज के साथ यहां पर लगा है बीइंग, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया, तो इसकी तो आवश्यकता नहीं है। यहां पर सही है वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। करेक्ट को ढूंढना है। आर स्टोरीज रिटन बाय यू। अब देखिए यहां पर जो हमें स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं वह है एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, स्टोरीज सब्जेक्ट हो गया, रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आता है एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यह ऑलरेडी होता है पैसिव में। यह ऑलरेडी किस में होता है, पैसिव में। और इसका जो एक्टिव वॉइस होता है वह होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, एस का। तो यहां पर क्या ढूंढना है आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस। सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट पैसिव में बाय यू आगे आएगा तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू,
और यू के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या एस या ईएस, तो आप सभी जानते हैं यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। सर हमें नहीं पता है, तो देखिए आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ही शी इट नेम सिंगुलर या फिर अनकाउंटेबल के साथ यूज किया जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। स्टेटमेंट ढूंढना है यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात आती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस की, और इन्हें जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड में बनाते हैं, तो ये स्टार्टिंग होती है डू या डस से। किससे स्टार्टिंग होती है इनकी? डू या डज से स्टार्टिंग होती है। यू के साथ डू का यूज किया जाता है। तो डू यू राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सही है। डिड की बात नहीं करेंगे, हैव की बात नहीं करेंगे, आर की बात नहीं करेंगे। स्टेटमेंट क्या होगा? डू यू राइट स्टोरीज। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे समझा इसको? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कहा कि सर इसका इस तरीके से, तो इसका सिंपल सा क्या बनेगा? यू राइट बनता है भाई। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब यूज करेंगे तो यू राइट सिंपल सा बनेगा। इंटेरोगेटिव जब हम बनाते हैं तो ये बनेगा डू यू राइट। क्या बनेगा? डू यू राइट। और ये डू यू राइट वाला कौन सा है? ये वाला है। नेक्स्ट समझते हैं, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट। सही वाले को ढूंढना है। अ कप ऑफ कॉफी वॉज ब्रॉट। यहां पर भी वही बात हो रही है। वॉज ब्रॉट मतलब वॉज या वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। यह पहले से ही पैसिव में दिया हुआ है। यह किसका पैसिव होता है? तो भैया यह पैसिव होता है वर्ब के सेकेंड फॉर्म का। किसका पैसिव होता है? वर्ब के सेकेंड फॉर्म का पैसिव होता है वॉज वर। अब वॉज वर पहले से दिया हुआ है, मतलब हमें क्या ढूंढना है? अब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है? हर। तो हर जब आगे आएगा तो बनेगा शी, जैसा कि सभी में दिया हुआ है। शी वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है? इज ब्रिंगिंग आईएनजी आ गया। ब्रिंग्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया। वाज ब्रिंगिंग, हम ढूंढ क्या रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट। दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट समझते हैं, ढूंढना क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में क्या होगा? आई हैव नॉट कंप्लीटेड, सॉरी द असाइनमेंट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड। यहां पर जो हमें स्ट्रक्चर दिया गया है वह दिया गया है हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी पहले से ही पैसिव है। सर इसका एक्टिव क्या होता है? तो भैया एक्टिव स्ट्रक्चर इसके लिए होता है हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब भी वॉइस चेंज करने की बात होती है तो या तो एक्टिव में अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है तो पैसिव में चेंज करना है, या फिर अगर पैसिव में दिया हुआ है तो एक्टिव में चेंज करना है। ठीक है, तो यहां पर जो स्टेटमेंट बनता है हमारा, द असाइनमेंट हैड नॉट बीन, पैसिव दिया हुआ है, हमें क्या ढूंढना है? हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव आ गया नहीं, हेड के साथ कंप्लीटेड यहां एक संभावना बन सकती है। ये बीन आ गया है, यह भी नहीं होगा। द असाइनमेंट वाज नहीं होगा। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? बी वाला, जहां पर बात क्या हो रही है कि आई हैड नॉट बीन कंप्लीटेड द असाइनमेंट। नेक्स्ट समझते हैं, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ओपन द डोर, ओपन क्या है? एक वर्ब है, और द डोर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। हमने बात पहले भी की है कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो दो तरीके से इनको पैसिव बनाया जाता है। एक तो होगा यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड, एक तो यह तरीका हो सकता है। दूसरा क्या होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरा तरीका यह हो सकता है। यहां पर आपको क्या देखना है कि यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड वाला तो दिया हुआ ही नहीं है, बीइंग आस्क्ड हो गया,
तो ये भी गलत है, आई आस्क यह भी गलत है, अनलॉक द ये भी गलत है। बचता कौन सा तरीका है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो लेट ऑब्जेक्ट क्या है द डोर, बी वर्ब क्या है ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन, तो यह जो होगा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। समझ में आ रही बात? अगर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक समझ में आ रहा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक ऐप है मास स्टडी ऐप, जहां आपको ग्रामर का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको उसमें काफी चीजें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हु डज नॉट ओबे यू, हु डज नॉट ओबे यू। अब देखिए ये बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट है, इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। यह है एक्चुअल में क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड जब हु से स्टार्ट होता है ठीक है, और इसका पैसिव बनाने की बारी आती है तो एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हु जब पीछे जाता है सेंटेंस में तो होता है बाय हुम, जब पैसिव पीछे जाता है तो क्या बनता है बाय हुम का यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन में कभी भी बाय हुम पीछे नहीं होता है, क्वेश्चन वर्ड आपने कभी भी सेंटेंस में पीछे नहीं देखा होगा। क्वेश्चन वर्ड हमेशा कहां पर होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो ये जो बाय हुम हो जाएगा कहां पर आ जाएगा, ये सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगा, ये बाय हुम। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए। बाय हुम, फिर हमने क्या कहा है एम इज आर के साथ थर्ड फॉर्म, तो आर हो गया, और आर के साथ ये हो गया ओबे वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस, करेक्ट पैसिव वॉइस को ढूंढना है हमें। व्हाई डिड योर फादर रिफ्यूज टू गिव यू मनी, व्हाई डिड योर फादर, ये जो डिड होता है ना ध्यान रखेंगे, डिड मतलब बात हो रही है वर्ब के सेकेंड फॉर्म की। किसकी बात हो रही है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म की। और वर्ब के सेकेंड फॉर्म वाला पैसिव हम किस तरीके से बनाते हैं, पढ़ा है हमने पहले भी, वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम में समय हमारे पास काफी कम होता है, इसलिए अगर इस तरीके की कोई हिंट मिल रही है, टू द पॉइंट अगर आंसर मिल रहा है तो कोशिश तो यही कीजिए कि पहले टू द पॉइंट हम ले लें। तो व्हाई डिड योर फादर रिफ्यूज टू गिव यू मनी, तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो इधर भी क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होगा, यहां तक तो बात वही है। वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढना है। अब देखिए वर द मनी वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक तो यह बात सही हो सकती है, दूसरा हेड की तो बात ही नहीं होगी। वाज द मनी बीइंग आईएनजी आ गया, यह भी बात हम नहीं कर रहे हैं। हमें क्या ढूंढना है, वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है, वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढना है। तो यहां पर यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब लास्ट वाला क्या कौन सा बचता है, ये बचता है वाज के साथ थर्ड फॉर्म, और यहां पर भी वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब ऐसी स्थिति में हमें अब देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, तो डिड योर फादर रिफ्यूज टू गिव यू मनी, मनी हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, तो मनी के हिसाब से किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, सर मनी मतलब पैसे, पैसे मतलब काउंटेबल गिन सकते हैं, नहीं। ध्यान रखेंगे इस बात को हमेशा कि मनी जो वर्ड होता है वह होता है अनकाउंटेबल। मनी क्या होता है, हमेशा अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट या अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम वाज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वाज का। तो यहां पर वर का यूज किया गया है मनी के साथ, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है। जो लास्ट हमारे पास करेक्ट आंसर बचता है वो है व्हाई वाज द मनी रिफ्यूज्ड टू गिव यू बाय योर फादर। नेक्स्ट समझते हैं, ढूंढना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। डिड ही रिमेंबर, वही बात हो रही है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म की बात हो रही है। वर्ब के सेकेंड फॉर्म की बात जब भी आएगी क्वेश्चन में हमें ढूंढना है वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इज आ गया, हेज आ गया, हेड आ गया, मिला वर, हाँ ठीक है वर मिल गया। अब ढूंढ ले कि वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हाँ रिमेंबर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, रिमेंबर्ड, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सरल है, आप उसको समझते रहिए, बहुत आसान हो तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, द गर्ल्स वर डिगिंग। ये गर्ल्स वर डिगिंग द होल,
ये एक्चुअल में क्या है, वाज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब होता है तो यह होता है एक्टिव वॉइस। कौन सा एक्टिव वॉइस है सर? यह है भैया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनका जो पैसिव बनाया जाता है तो उसमें हम जोड़ते हैं बीइंग। क्या जोड़ते हैं? बीइंग। तो वाज वर डिगिंग, अब हमें क्या ढूंढना है? वाज वर बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हेज का यूज कर लिया गया है, ये तो पहले ही इनकरेक्ट हो जाएगा। वर के साथ बीइंग और डग, ये एक संभावना बन सकती है। हेड बीन, हेड का तो यूज नहीं करेंगे। वाज बीइंग डग, ये भी एक संभावना बन सकती है। अब हमारे पास दो करेक्ट स्टेटमेंट हमको दिख रहे हैं। अब इन दो स्टेटमेंट में आपको एक चीज देखना है कि भाई ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया गया है या नहीं। ऑब्जेक्ट क्या है? एक होल है। तो भैया एक होल में वर्ब की क्या आवश्यकता? वर्ब का यूज हम किसके साथ करते हैं? प्लूरल के साथ करते हैं, एक से अधिक के साथ करते हैं। तो यह भी इनकरेक्ट हो जाता है। करेक्ट बचता है होल एक है, उसके साथ वाज यूज किया गया है, बीइंग, और बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट समझते हैं करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ही वॉज बीइंग टेकन, वही बात हो गई कौन सी? अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वॉज वर्ब के साथ जब आईएनजी लगा हुआ होता है तो यह एक्टिव वॉइस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, और इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया हुआ है बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉज भी दिया हुआ है, इट मीन्स यह पहले से ही किस में है? पैसिव में है। अब इसे बनाना किस में है? एक्टिव में बनाना है। तो एक्टिव का इसके लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए एक्टिव सेंटेंस क्या होगा? वॉज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हेड का यूज कर लिया गया है तो यह तो पहले से ही गलत हो जाएगा। यहां पर भी हेड का यूज कर लिया गया है, यहां पर सीधे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का उपयोग कर लिया गया है तो यह भी इनकरेक्ट हो जाएगा। जो करेक्ट बचता है द पुलिस वर टेकिंग हिम। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। नेक्स्ट समझते हैं, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। करेक्ट ढूंढना है। द स्टूडेंट हेड कंप्लीटेड, ध्यान रखना है कि जब भी हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जा रहा है और हमें पैसिव बनाने के लिए कहा जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है? हेड, बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या ध्यान रखना है? हेड, बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हमें ढूंढना है हेड बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां पर आ गया है नहीं होगा, यहां पर आ गया वॉज नहीं होगा, यहां पर भी आ गया है वॉज नहीं होगा, यहां पर हेड भी दिया हुआ है, बीन भी दिया हुआ है और बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दिया हुआ है, इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, द फायरवुड इज बीइंग कट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। देखेंगे अगर स्टेटमेंट हमको एम इज आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है और पैसिव वॉइस बनाने की बात आ रही है तो आप ध्यान रखेंगे कॉन्टिन्यूअस वाले में हमेशा कि बीइंग का यूज किया जाता है। तो एम इज आर प्रेजेंट में एम इज आर के साथ बीइंग हो जाता है और पास्ट में वाज वर्ब के साथ बीइंग हो जाता है और बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। बीइंग वाला यहां पर स्टेटमेंट पहले से ही दिया हुआ है, हमें ढूंढना है उसका एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में हमें अब क्या ढूंढना पड़ेगा? एम इज आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। भाई इज के साथ बीइंग और बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पहले से ही दिया हुआ है। ढूंढना क्या है? एम इज आर के साथ आईएनजी फॉर्म। द वुड कटर कट, एम इज आर नहीं दिया हुआ है, द वुड कटर आर दिया हुआ है, सही बात है, कटिंग भी सही है, ठीक है, यह एक स्टेटमेंट सही हो सकता है। यहां पर दिया हुआ है हेव एम इज आर नहीं दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। यहां पर दिया हुआ है हेव एम इज आर नहीं दिया हुआ है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट होगा बी वाला, द वुड कटर आर के साथ वर्ब का आईएनजी, और हमने कहा है कि एम इज आर के साथ जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिलेगा तो हमारा स्टेटमेंट पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं हम, द प्रीस्ट गेव हिम द बाइबल। द प्रीस्ट गेव मीन्स हो गया ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो द प्रीस्ट गेव हिम द बाइबल, प्रीस्ट ने उसे बाइबल दी। पैसिव वॉइस जब भी वर्ब के सेकेंड फॉर्म का बनाया जाता है तो क्या करते हैं हम?
वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। ढूंढना क्या है इसमें, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। तो पहले तो हेज को हटा दो, हेड को हटा दो, इज को हटा दो, बसता एक ही स्टेटमेंट है, करेक्ट। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सरल है। नेक्स्ट समझ सकते हैं, ऑल ट्रस्ट। ऑल हमारा हो गया सब्जेक्ट, ट्रस्ट हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कहा है कि जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आए, हमें ढूंढना है एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। एन ऑनेस्ट मैन इज, ठीक है, वाज आ गया, इनकरेक्ट हो जाएगा। शुड आ गया, इनकरेक्ट हो जाएगा। कैन बी, इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट होगा बी। नेक्स्ट समझते हैं, हु गेव यू दीज ऑर्डर्स, किसने दिया। हु प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर आपको दिखे तो ध्यान रखना है, वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये जो हु वैसे पीछे जाता है तो बाय हुम होता है, लेकिन हम ये क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड को हमेशा सेंटेंस में शुरू में रखते हैं, तो हो जाता है ये वापस बाय हुम। ठीक है, तो बाय हुम वाला दो है हमारे पास, एक बाय हुम ये भी है, बाय हुम ये भी है, दो पहले तो हटा दो। ठीक है, फिर हमें क्या ढूंढना है, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। ये वर्ब के साथ गिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, बसता एक ही है वाज वर्ब के साथ। तो देखिए अब ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट यहां पर निकल करके आया है। ठीक है, बाय होम, हेज, यह भी नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या बोला है कि भैया आपको वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म देखना है, तो यह भी इनकरेक्ट हो जाता है। हु हैज गिवन यू दिस ऑर्डर्स, ठीक है, यह भी इनकरेक्ट हो जाता है। दिस ऑर्डर्स वर गिवन बाय हुम। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, एक तो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, तो यह भी इनकरेक्ट हो जाता है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने को मिला है। हमने क्या कहा था कि वैसे जनरली क्या होता है कि बाय होम को आगे लगा लिखते हैं, लेकिन इसने क्या किया है, बाय होम को पीछे ही रहने दिया है। अब देखो बाय होम पीछे रहने दिया हुआ, तो इसमें फिर देखेंगे क्या देखेंगे कि भैया वर्ब भी दिया हुआ है, ठीक है, वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दिया है, तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म और बाय के साथ होम, तो यह करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो रहा है वो कौन सा है, बी वाला हो रहा है। ठीक है, समझेंगे। नेक्स्ट समझते हैं, लोकल पीपल आर वरीड बाय द ब्लैंक। ठीक है, लोकल पीपल आर वरीड बाय द ब्लैंक इन क्राइम। तो यहां पर जो स्टेटमेंट होना चाहिए, जो लोकल लोग रहते हैं वो वरीड होते हैं किसके द्वारा, बाय द राइज, एक नाउन भी है, ठीक है, ऑफ द राइज इन द क्राइम। नेक्स्ट समझते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रीराइट्स द गिवन सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस। माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड, हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जब भी हैव या हैज और बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो यह ऑलरेडी एक पैसिव वॉइस स्टेटमेंट है। और इसका जो एक्टिव वॉइस होता है वह होता है हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखेंगे हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म एक संभावना बन सकती है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म यह भी बन सकता है, हैज पिक यह नहीं बनेगा, हैज पिक्ड यह संभावना बन सकती है। अब तीन स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हमें देखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। हमारे पास क्या था, माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड, तो ये जो माय पॉकेट है वो हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर इसको पैसिव पहले से बनाना है, एक्टिव है, तो ऐसे स्टेटमेंट में जब हमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है तो हम सब्जेक्ट मानते हैं समवन को। हम सब्जेक्ट किसे मानते हैं, समवन को। तो यहां पर जो स्टेटमेंट होगा कि समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, एक तो ये स्थिति बन सकती है। हैज पोक्ड, ये POCKED हो गया, तो यह भी एक तरीके से इनकरेक्ट है। ठीक है, समवन हैज पिक्ड, अब देखिए यहां तक भी सही है, समवन हैज पिक्ड यहां भी सही है। अब क्या है, पिक कर ली थी किसी व्यक्ति ने, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, माय पॉकेट, तो इधर ऑब्जेक्ट होगा तो माय पॉकेट ये करेक्ट हो जाएगा। पिक्ड पॉकेटेड मी, ये तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट। नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं हम कि दीज शीट्स आर टू वॉश। देखिए जब भी आपको कहीं पर ऐसा दिखे, नया कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, एम इज आर के साथ टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे, एम इज आर के साथ टू और टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये नया स्टेटमेंट है, अभी तक पहले बार ये क्वेश्चन सीरीज में आया है। ठीक है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या ध्यान रखना है,
ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहली चीज बता रहा हूं ये, ठीक है, वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें चेंजेस आएंगे वो बताऊंगा क्या है। पहला तो टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारे पास होना चाहिए। पहला है दीज आर शीट्स टू वॉश, ये इनकरेक्ट हो जाता है। दीज आर शीट्स टू वॉश्ड, यह भी इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि हमने क्या बोला है टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। टू बी वॉश ये फर्स्ट फॉर्म है तो यह भी इनकरेक्ट हो जाता है। दीज शीट्स आर टू बी और ये वॉश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया तो यह करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बड़ा ही सरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। टू के साथ जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, पैसिव ढूंढने की बारी आती है तो आपको क्या ढूंढना है फ्रेंड्स, टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढना है। नेक्स्ट समझते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल हो गया हमारा सब्जेक्ट, स्पीक हो गया वर्ब और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जब आता है, पैसिव बनाने की बारी आती है तो हम यूज करते हैं एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट को आगे लाया जाता है तो इंग्लिश आगे आ जाएगी, ठीक है। तो एक तो क्या है एम इज आर के साथ थर्ड फॉर्म, यहां पर वाज आ गया, यहां पर भी वाज आ गया, ठीक है। यहां पर इज है, ठीक है, वो यहां पर भी वाज आ गया। तो ये क्या होगा, एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इंग्लिश पीछे था, ऑब्जेक्ट था तो आगे आ जाएगा, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ठीक ठाक चल रही क्लास और हमको थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, हमारा एक ऐप भी है मास स्टडी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये मास स्टडी ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको इसमें बहुत सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें मिलेगी। इसमें स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस है, बेस्ट स्पोकन क्लासेस है, पर्सनल ट्रेनर्स हैं और बहुत सारा काफ़ी कुछ मटेरियल है, तो आप उसको थोड़ा सा विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, दे हैंडेड हर अ चेक। दे हैंडेड, दे सब्जेक्ट हो गया, हैंडेड हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और हर भी एक ऑब्जेक्ट है और चेक भी एक ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो क्या है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर दिया हुआ है तो हमने पढ़ा है क्या कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म में हम क्या ढूंढते हैं, वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के सेकेंड फॉर्म में हमें क्या ढूंढना है, वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढना है, ठीक है। तो क्या होगा, इज आ गया, ये तो गलत हो जाएगा भैया। वाज के साथ हैंडेड थर्ड फॉर्म, वाज के साथ हैंडेड थर्ड फॉर्म ये भी सही है, और वाज के साथ हैंडेड थर्ड फॉर्म ये भी सही है। अब यहां तक बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, हर है। हर आगे जाएगा तो क्या बनेगा, शी बनेगा। तो एक तो ये स्थिति बन सकती है कि शी वाज हैंडेड अ चेक, पहली स्थिति। दूसरा, एक और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अ चेक। तो अ चेक को आगे लाते हैं तो अ चेक वाज हैंडेड टू देम। ये टू देम नहीं होगा क्योंकि यहां पर दे जब सब्जेक्ट पीछे जाता है तो हम उसको बाय देम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बचता है शी वाज हैंडेड टू देम, यह भी गलत हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट एकमात्र बचता है कौन सा, शी वाज हैंडेड अ चेक। नेक्स्ट समझते हैं कि रीराइट द फॉलोइंग चेंजिंग द एक्टिव सेंटेंसेस टू पैसिव वॉइस। यहां पर एक्टिव वॉइस दिया हुआ है और हमें क्या ढूंढना है, पैसिव वॉइस सेंटेंस को देखना है। तो द टीचर गेव वर्ब का सेकेंड फॉर्म, स्टूडेंट को दिया एक ऑब्जेक्ट और एक असाइनमेंट दो ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी आगे ही लिखा जा सकता है, ठीक है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म जब भी आता है तो हमें क्या ढूंढना रहता है, पहली चीज तो वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहले तो ये चेक कर लो कि सब में वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दिया हुआ है कि नहीं। वाज के साथ थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दिया है। यह स्टेटमेंट अब कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब हमें आगे क्या देखना है, अगर ये पहली शर्त तो ये पहली शर्त अगर क्लियर है तो दूसरा अब हमें जाना है किस पर, ऑब्जेक्ट को आगे लिखा गया है या नहीं। ऑब्जेक्ट हमारे पास स्टूडेंट है और असाइनमेंट है। यहाँ पर असाइनमेंट लिखा है, यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है, यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है, यह स्थिति भी काफी हद तक सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि टीचर को पीछे बाय के साथ लिखा है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट को आगे लिखा है तो फिर क्या होगा, बाय अ टीचर, ये भी सही है। बाय द टीचर, यह भी सही है।
बाय अ टीचर यह भी सही है, ठीक है, बाय द टीचर यह भी सही है। अब कहां पर इनकरेक्टनेस आ रहा है, कहां पर एरर आ रहा है, बड़ी बारीकी से समझेंगे। एन असाइनमेंट वॉज गिवन बाय अ टीचर टू द स्टूडेंट, समझेंगे यहां पर क्या लिखा है, द टीचर, यहां पर क्या आ गया है, ए टीचर, तो ये सबसे पहले तो ये इनकरेक्ट हो जाता है, पहली चीज। दूसरा, स्टूडेंट्स वर गिवन एन असाइनमेंट बाय द टीचर, यहां पर एक संभावना सही होने की बन सकती है, क्योंकि एन असाइनमेंट लिखा हुआ है, यहां पर भी एन असाइनमेंट लिखा हुआ है, द टीचर है तो द टीचर भी उसने लिखा है, स्टूडेंट को हूबहू स्टूडेंट लिख दिया है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स वर गिवन असाइनमेंट बाय ए टीचर, हमने क्या बोला है कि द टीचर लिखा हुआ है तो यह भी इनकरेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स वर गिवन बाय द टीचर एन असाइनमेंट, जब भी ये बाय द टीचर होगा इसको हम लिखते हैं वैसे लास्ट में, जब भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है, उसको सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स वर गिवन क्या दिया गया तो बाय द टीचर तो ठीक है, ये पीछे आएगा, असाइनमेंट दिया गया तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट एक ही बचता है कि स्टूडेंट्स गिवन एन असाइनमेंट, स्टूडेंट को असाइनमेंट दिया गया बाय द टीचर, टीचर के द्वारा। नेक्स्ट समझते हैं, द पोस्टमैन इज डिलीवरिंग द लेटर्स, जब भी एम इज आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, पैसिव बनाने की बात आए तो ध्यान रखना है एम इज आर बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है, एम इज आर बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो क्या स्टेटमेंट होगा, एम इज आर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढो, बीन के साथ थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए, हेव की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आर बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म संभावना बन सकती है, सही हो सकता है, इज बीइंग थर्ड फॉर्म सही बात है, यहाँ पर इज नहीं है, बीइंग नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो एक ही स्टेटमेंट बचता है, कौन सा, द लेटर्स, बहुत सारे हो गए तो इसलिए आर का यूज किया, द लेटर्स आर बीइंग डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, तो ये सी वाला जो आंसर होगा दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट समझते हैं, हेड ही सीन यू एट द पार्टी, हेड ही सीन, हेड है हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। जब भी हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाए, पैसिव बनाने की बारी आए तो हमें यूज करना है हेड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या यूज करना है, हेड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पर जो स्टेटमेंट बनेगा वो क्या होगा, वाज की बारी नहीं है, वाज की आवश्यकता ही नहीं है, वर की आवश्यकता नहीं है, वर की आवश्यकता नहीं है, वाज की आवश्यकता नहीं है। बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, वाज ही सीन बाय यू एट द, वर यू बीइंग सीन बाय, वर यू सीन बाय हिम, वाज यू सीन बाय। ओके, यहां पर कहा गया है कि रीराइट द सेंटेंस गिवरर्स सेंटेंस। गिवरर्स सेंटेंस मतलब जो देने वाला है या जो बताने वाला सेंटेंस स्टेटमेंट है उसके आधार पर। तो यहां पर एक्चुअल में ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया है, एक भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं, आई फिल्ड द टैंक विथ वाटर, आई फिल्ड द टैंक विथ वाटर, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। यहां पर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस बनाने की बात हो रही है तो पैसिव वॉइस वर्ब के सेकेंड फॉर्म में क्या यूज करते हैं हम, वॉज वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ढूंढना है वॉज वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वॉज बीइंग आ गया, नहीं यूज किया जाएगा। वॉज फिल्ड संभावना बन सकती है सही, वॉज फिल्ड ये भी संभावना बन सकती है, वॉज फिल्ड ये भी संभावना बन सकती है। क्या अब आई फिल्ड द टैंक, क्या फिल किया हमने, टैंक, तो सब्जेक्ट क्या होगा टैंक, तो यहां पर टैंक किस में बचता है, द टैंक, द टैंक, टैंक वॉज फिल्ड विथ वाटर बाय माई सेल्फ नहीं होता है, ध्यान रखना, बाय माई सेल्फ नहीं होता है, क्या यूज किया जाता है, बाय मी। तो क्या होगा, द
टैंक वॉज फिल्ड विथ वाटर बाय मी। ठीक है, द वाटर वॉज फिल्ड बाय मी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यह भी माई सेल्फ आने के कारण इनकरेक्ट हो जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट एक ही बचता है। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को? नेक्स्ट समझते हैं, एवरीबडी लव्स मिस्टर ब्राउन। एवरीबडी लव्स मिस्टर ब्राउन, यहां पर लव्स जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जब भी आता है स्टेटमेंट में तो हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमें क्या यूज करना है, एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन वाज नहीं यूज किया जाएगा, इज यूज किया जाएगा, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। लविंग वर्ब का ing फॉर्म है। इज लव्ड यहां तक सही हो सकता है। एवरीबडी हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, मिस्टर ब्राउन। जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो ऑब्जेक्ट को आगे लाया जाता है, एवरीबडी को नहीं। एवरीबडी क्योंकि सब्जेक्ट है, इस करेक्ट स्टेटमेंट एक ही बचता है, सी वाला, मिस्टर ब्राउन इज लव्ड बाय एवरीबडी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। लेट हर टेक द कैमरा। लेट हर टेक द कैमरा स्टेटमेंट है, लेट हर टेक द कैमरा। अब यहां पर देखेंगे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ये हर जो है ना, यह भी स्टेटमेंट में एक ऑब्जेक्ट है, और जो कैमरा है